नमस्कार। समाचार प्रसार में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ द्वारका कोर्ट के अभिवक्ता श्री मंजीत झा बैठे हैं और उनसे हमें जानना है कि बिहार में जो जमाबंदी चल रही है, चकबंदी चल रही है, उससे बहुत सारे विवादें आ रही है। तो उसको जानने से पहले मंजीत झा से जानना चाहेंगे कि द्वारका कोर्ट में कब से वकालत कर रहे हैं और हमारे समाचार प्रसार दर्शक को मंजीत झा आप बताएं। थैंक यू कृपानंद जी। आपने ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिया लोगों को बताने के लिए। समाचार प्रभाग के जो भी दर्शक हैं उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल भूमि विवाद के चलते बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती है जो देखने से बड़ा गंदा असर समाज पर पड़ता है। एक दूसरे के टकराव से आज अगर दिन प्रतिदिन दैनिक पेपर में पढ़ते हैं तो मर्डर तक का। मैं बिहार से चलकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना वकालत की पढ़ाई ख़त्म की और मैं दिल्ली में अपना प्रैक्टिस शुरू किया और आज मैं लगभग 20 साल में लोअर कोर्ट 30 जारी से स्टार्ट किया था अपना प्रैक्टिस और आज मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स देखते हैं। द्वारका में मेरा चैम्बर है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि किसी का इंटरेक्शन द्वारका कोर्ट में ही हो मेरे साथ। मंजीत जी, आजकल रोजी रोटी एवं रोजगार के लिए जो भाई अपने गांव घर छोड़कर बाहर रहता है तो उसका सगा भाई ही चाचा या पटेदार या तो उसके हिस्से का ज़मीन हड़प लेता है या उसके हिस्से का फसल ले लेता है, फिर बाद में बेदखल कर किसी अन्य को बेच देता है। ज़मीन हड़पने का यह सिलसिला जो आज हर गांव और परिवार में चलता है, जिससे पारिवारिक तालमेल एवं सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। भूमि विवाद को लेकर कई बार सगे भाइयों के बीच खूनी झड़प और लाठी लठम तक की नौबत आ जाती है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि एक सगा भाई ही अपने भाई का मर्डर तक कर देता है। जब परिवार में ज़मीन जायदाद के बंटवारे के लिए विवाद चल रहा हो तो गांव छोड़कर रोजी रोटी कमाने वाले व्यक्ति को किस तरह की बुनियादी कानून की जानकारी होनी चाहिए ताकि समय रहने पर अपने हक की ज़मीन को बचा सके। यह बहुत ही सुंदर और बड़ा प्रैक्टिकल आपने क्वेश्चन पूछा है। बेसिकली होता क्या है कि बिहार हम जहाँ से बिलोंग्स करते हैं वहाँ बहुत सारे लोग या तो रोजी रोटी के चक्कर में या अपनी अच्छी पढ़ाई के चलते बड़े महानगरों में और अन्य कई जगहों पे या तो पदासीन होते हैं या अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ कार्यरत रहते हैं, जिससे वह निरंतर अपने बिहार में अपने गांव में नहीं रह पाते हैं। लिहाजा होता क्या है कि उनके हिस्से का ज़मीन और उसके हिस्से का जो फसल होता है वो आजकल जो उसके देखरेख करने वाले होते हैं या उसके भाई बंधु होते हैं वो लोलुपतावश उसको हड़प लेते हैं और बाद में वहाँ के भूमाफियाओं के झांसे में आकर के उनके हिस्से का ज़मीन किसी दूसरे को बेच करके एक पारिवारिक एवं सामाजिक ये विवाद उत्पन्न कर देता है। ऐसी स्थिति में मेरा ये सुझाव है कि जब भी अब आप अगर अपने गांव जाएं किसी त्यौहार में या किसी फंक्शंस में तो थोड़ा समय आप अपने ज़मीन जाल, अपने जो संपत्ति है उस पर भी ध्यान रखें। क्योंकि अगर समय रहते आप उसके कागज़ात को अपडेट कर लेते हैं और उसके कागज़ात के साथ साथ वहाँ की सामाजिक पृष्ठभूमि को समझते हैं और तत्कालिक रूप से उसके अनुसार आप अपने सारे ज़मीन जायदाद की देखरेख के साथ साथ तमाम कागज़ात जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि दाखिल खारिज होना, जमाबंदी होना, खाता में ठीक से दर्ज होना, ये समयबद्ध तरीके से अगर आप करते रहेंगे तो ये परेशानी आपको कम आएगी। होता यह है कि लंबे अरसों से अगर आप अपने भूमि के
जो पेपर्स होते हैं उसको अगर आप सही ढंग से अपडेट नहीं करते हैं, उसका रसीद नहीं कटाते हैं, तो बाद में चल कर के वही विवाद का कारण होता है और अज्ञानतावश भाई भाई के बीच लड़ाई हो जाता है। और आज जैसे हम बहुत सारे समाचार पत्र में देखते हैं कि इस मारपीट के वजह से कई परिवार बिखर जाते हैं, रोजी रोटी छिन जाती है। तो मेरा यह सुझाव है कि जब भी आप कभी गांव जाएं या आपको समय मिले तो चरणबद्ध तरीके से इन सारे चीज़ों को आप अपडेट करते रहें, जिससे ये समस्याएं आपको नहीं आएगी। अच्छा मंजीत जी, ये बताएं पारिवारिक बंटवारा या पंचनामा बंटवारा का कानूनी महत्व क्या है? क्या पारिवारिक बंटवारा का दाखिल खारिज संभव है? क्या इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है? ये बहुत ही आपने एक सेलेक्टिव क्वेश्चंस पूछा है। होता ये है कि परिवार की जो बंटवारा होती है वो एक सहमति की बंटवारा होनी चाहिए। अगर आपस में सारे भाई बंधु या जो आप कहते हैं कि उसके जितने अपने लीगल हायर्स होते हैं, हिस्सेदार्स होते हैं, अगर मिलजुल करके एक पारिवारिक सहमति के साथ पंचनामा तैयार करते हैं और उसमें वहाँ के प्रमुख लोग जैसे वार्ड काउंसलर और सरपंच के हस्ताक्षर के साथ पंचनामा बन के तैयार होता है, तो वो एक विधि सम्मत है। उसका एक कानूनी महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर आप फैमिली सेटलमेंट थ्रू डीड्स करते हैं तो भी उसका एक महत्वपूर्ण बातें हैं। दोनों में कानूनी पहलू से सिर्फ साक्ष्य के रूप में ही थोड़ा बहुत अंतर है। जब किसी इंस्ट्रूमेंट को आप रजिस्टर कर लेते हैं तो वो एक बेहतर साक्ष्य बनता है, लेकिन कानून में अगर पारिवारिक बंटवारा पंचनामा के तहत है तो उसका भी महत्व उतना ही है। और दोनों ही स्थिति में, चाहे वो फैमिली सेटलमेंट थ्रू रजिस्ट्रेशन हो या पंचनामा के तहत हो, दोनों ही तरह की चीज़ों में दाखिल खारिज अनिवार्य है, हो जाता है। इसमें किसी तरह की डिफ़िकल्टीज नहीं है। जो वहाँ के कानून हैं दाखिल खारिज कराने का, उसके तहत आप अपनी याचिका रख सकते हैं और फिर जो एक ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में वो सारी चीज़ें आपको करके पंचनामा का भी दाखिल खारिज होगा और बाद में जाके वो जमाबंदी में दर्ज हो जाएगा। और इससे किसी तरह की मुझे ये नहीं लगता कि दोनों में कोई ख़ास अंतर है। हाँ, मैं लेकिन यही सलाह दूंगा कि जब भी कभी भी सहमति से पारिवारिक लोगों के बीच में बंटवारा ज़मीन का होता है तो ज़्यादा अच्छा है कि आप उसी समय एक फैमिली सेटलमेंट डीड बना करके उसको रजिस्टर करा लें, जिससे कि कालांतर में उनके बाल बच्चे इन चीज़ों को सही रूप से रखें। अन्यथा होता यह है व्यावहारिक रूप से कि पंचनामा के समय में जो हस्ताक्षर किए जाते हैं उसको प्रूफ करना बाद में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि आने वाले समय में यही होना चाहिए कि फैमिली सेटलमेंट को ही प्रेफर करना चाहिए। लेकिन अगर आप पारिवारिक बंटवारे का पंचनामा के तरह भी करते हैं तो वो उसका भी एक कानूनी महत्व है। यदि पिताजी जीवित हो और उनके नाम से मरोसी ज़मीन का जमाबंदी है तो बच्चे अपने नाम से जमाबंदी कैसे कराएं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं और ये हमारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ज़रा इन पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, बेसिकली दो तरह की ज़मीन का अधिकार प्राप्त होता है। एक तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होता है और एक जो खतौनी से आई हुई ज़मीन होती है, जो मरोशी ज़मीन होती है, जो अपने एंसेस्ट्रल से, पूर्वज से जो इनहेरिट करके आते हैं। तो अगर पिता के जीवित होते हुए उनके नाम से खुद का सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो ऐसी स्थिति में बिना उसके इजाज़त, बिना उनके ट्रांसफ़र, बिना उसके सेल या गिफ्ट से ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वो खतियानी ज़मीन है, कहने का मतलब अगर दादा परदादा से वो ज़मीन आ रही है, मरोशी ज़मीन है, तो अगर आप उनके संतान हैं या उनके जो भी संतान हैं, वो इसी तरह पारिवारिक बंटवारा करके
अपने अपने हिस्से को अलग दिखा करके उसकी भी दाखिल खारिज करा सकते हैं और बाद में उसके जमाबंदी अलग अलग रजिस्टर्ड हो सकता है। और इस तरह से यही होता है कि अगर ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, खतौनी की प्रॉपर्टी है, या वो पहले से आ रही है पिता के हक में ऐसे, जिसमें कि उसका कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं है, तो उस ज़मीन का पारिवारिक बंटवारा के ही तरह करके उसे दाखिल खारिज किया जा सकता है। एक हमारे पास सवाल आया है। ये सवाल है, यदि पिताजी जीवित हो और उनके नाम से मरोसी ज़मीन का जमाबंदी नहीं हुआ हो, तो ऐसी हालत में क्या उनके बच्चे ज़मीन का बंटवारा कर सकता है? फिर बंटवारे के बाद क्या बच्चे अपने नाम से मरोसी ज़मीन का जमाबंदी करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। ऐसी स्थिति तब बनती है जैसे यदि पिताजी जीवित हैं और वो ज़मीन ऊपर से आ रही है, उसके ग्रैंडफादर से या ग्रेट ग्रैंडफादर से इनहेरिट करके पिताजी तक आता है, और किसी कारणवश पिताजी अगर उनको दाखिल खारिज करा करके एक अपनी जमाबंदी तैयार नहीं करवाते हैं, या उसका एक नया खाता पुस्तिका नहीं बनता है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले उसका दाखिल खारिज करा करके पिता के नाम से और अन्य बच्चों के नाम से हो सकता है। उसमें जेनेलॉजिकल ट्री, जिसको हम वंशवाद वृक्ष कहते हैं, उसकी एक डॉक्यूमेंट्स लगा करके और अन्य डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होता है दाखिल खारिज और जमाबंदी कराने का, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को उसके साथ लगा करके जो सक्षम पदाधिकारी होता है उसके समक्ष प्रस्तुत हो करके जो भी उसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, जो उसकी त्रुटि होती है, उसको दूर करके दाखिल खारिज कराया जा सकता है, और बाद में अन्य सभी उसके जो लीगल हायर्स हैं उनके नाम से जमाबंदी हो सकता है। इसमें किसी तरह की कानूनी इस तरह का व्यवधान नहीं उत्पन्न होता है। और एक बड़ा सवाल, मरोसी खतियानी ज़मीन के अलावा अगर किसी व्यक्ति के माता के नाम से ज़मीन केवला है और माता के देहांत होने पर क्या वह ज़मीन सिर्फ जीवित पिता के नाम से दर्ज होगा, या पिता के सभी बच्चे के नाम से दाखिल खारिज हो सकता है, एवं जमाबंदी में उन सभी बच्चों का नाम दर्ज हो पाएगा? यह एक विशेष तरह का प्रश्न है। इसमें अगर माता के नाम से केवाला है, मतलब ये कि माता के नाम से सेल डीड किया हुआ है, कहने का ये मतलब हुआ कि माता के पर्टिकुलर नाम से अगर वो ज़मीन ट्रांसफ़र हो करके आया है, चाहे गिफ्ट के तहत, चाहे सेल के तहत, या किसी भी तरह से, वो उसका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के रूप में माना जाता है। ऐसी स्थिति में जब माता के देहांत हो जाता है तो पिता एवं उसके जितने संतान हैं उसको सक्सेशन एक्ट के तहत ज़मीन का बंटवारा उसके हिस्सेदारी होती है, और उस हिसाब से अलग अलग हिस्से में पिताजी और उसके और बच्चे जो हैं उनका हक तय किया जाता है, और उस हक का फिर मुटेशंस यानी कि दाखिल खारिज करा सकते हैं, और फिर बाद में उसकी एक अपनी जमाबंदी बन सकती है। अतः मैं यही कहूँगा कि जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होती है, और अगर वो बिना किसी विल का, किसी वसीयत का अगर वो माता गुजर जाती है, तो पिता और उसके सारे संतान को बराबर बराबर का हिस्सा होता है, और फिर बंटवारा करके इक्वल राइट्स होने के बावजूद बंटवारा करके और उस सारे दस्तावेज के साथ आप दाखिल खारिज करा करके और आगे जो जमाबंदी बनती है या रजिस्टर में जो दर्ज होता है वो काम कराया जा सकता है। ठीक है, हमारा अगला जो क्वेश्चन था उसका हमें इसी में जवाब मिल गया। हमारा ये अगला क्वेश्चन ये था कि यदि माता के नाम से केवला ज़मीन है और माता जीवित नहीं है लेकिन पिता जीवित है, तो जमाबंदी में केवल पिता का ही नाम जाएगा या पिता के साथ साथ बच्चों का भी नाम आएगा? तो इसका जवाब आप इसमें दे दिया। तो हाँ, तो एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें जो बच्चे बालिग हैं या नहीं है, इसका एक कानूनी अलग पहलू है जिस पर अलग से विचार किया जा सकता है।
हाँ, मंदिर जी बताएं कि ये जो भूमि विवाद है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? अगर किसी कारणवश कोई परदेसी भाई इस उलझन में पड़ जाता है, तो आप क्या कानूनी सलाह देंगे? जहाँ से यह प्रश्न शुरू हुआ था कि परदेसी भाई जब किसी तरह के भूमि विवाद में गांव में फंस जाते हैं, तो इस पर कानूनी सलाह के साथ साथ कुछ व्यावहारिक सलाह है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, यही सलाह देना चाहूँगा कि यह विवाद चाहे पारिवारिक हो या समाज में किसी और से हो, यह कहीं न कहीं एक अज्ञानतावश होता है। और उस अज्ञानतावश के कारण ही लोग आपस में एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा पहला सुझाव ये है कि जब भी इस तरह की नौबत आए, उससे पहले आप संयम रखें। और आपको पता ही है कि ज़मीन के लिए जो विवाद होता है, तो ज़मीन अपने जगह पे ही रहता है, ज़मीन को कोई ले नहीं जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपने सूझबूझ और धैर्य से अपने हिस्से का या अपनी जानकारी की सारी कागज़ात आप अपने इकट्ठा करें। और फिर आप किसी ऐसे कानून के जानकार अधिवक्ता के पास जाएं, जो खास करके इस विवाद का खास एक अपना अनुभव रखता है। क्योंकि लैंड रेवेन्यू का जो एक्सपीरियंस होता है, वो सिविल कोर्ट का जो एक्सपीरियंस होता है, वो इसमें एक स्पेशलाइज टर्म होते हैं, स्पेशलाइज एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। अतः सूझबूझ के साथ सबसे पहले आप अपनी कागजात को इकट्ठा कर किसी अच्छे कानून सलाहकार के पास जाएं और उसके सलाह के अनुसार ही विवाद में पहले एक स्ट्रेटजी तय करें और फिर आगे बढ़ें। अन्यथा होता यह है कि आप लोगों के झांसे में आकर के, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अक्सर ये विवाद बहुत छोटी सी बात से शुरू होती है, लेकिन वहाँ के कुछ भूमाफिया या आप कुछ कह सकते हैं कि थाना या कचहरी के कुछ दलाल जो होते हैं, वो इसको और आग में घी का काम करने का काम करते हैं। और इसलिए भाई भाई के बीच में लड़ाई लगवाते हैं। और इस लड़ाई का वो न सिर्फ आर्थिक रूप से दोहन करते हैं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक रूप से ही उसका बड़ा नुकसान पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में अगर आप संयम से काम चलाते हैं और सही जानकारी को लेकर के आगे आप बढ़ते हैं, तो एक तो आपको अपनी लड़ाई बहुत अच्छी तरह से लड़ी जा सकती है। इस तरह की जानकारी विशेषतः हर विवाद का एक अपना नेचर होता है, अपनी एक ट्रेजेक्ट्री होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आप को सलाह दे सकते हैं। इसमें दो खास बातें ये हम कह सकते हैं कि भूमि विवाद वस्तुतः दो तरह से उत्पन्न होता है। एक विवाद वह जो आपके कागजात या लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो कमी होती है, उससे कुछ उत्पन्न चीज़ें होती है। और दूसरा जो हक से संबंधित, पोजीशन से संबंधित चीज़ें जो होती है, उससे उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले अगर आपको ज़मीन के कागजात से संबंधित कोई त्रुटि या विलेख में किसी तरह का सही ढंग से उसमें दर्ज नहीं कराया गया, जैसे दाखिल खारिज का सही रूप से नहीं होना, जमाबंदी ठीक से नहीं करवाना, या खाता पुस्तिका में सही ढंग से उस चीज़ का एंट्री नहीं होना, या आपको बाउंड्री से संबंधित या आपको किसी तरह की जो पारिवारिक विवाद से संबंधित चीज़ें आती है, उनको जो आपका कलेक्ट्रेट होता है, समाहरणालय या लैंड डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, उसके तहत जा कर के आप जो एक सक्षम पदाधिकारी के समक्ष ये उपयुक्त आवेदन दायर कर विवाद का निपटारा किया जा सकता है। दूसरी ओर जहां आपको हक से संबंधित लड़ाई होती है, टाइटल सूट हुआ या डिक्लेरेटरी सूट हुआ, पोजीशन से संबंधित सूट हुआ, या खरीद फरोख्त के समय जो कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हुआ, जो सिविल कोर्ट में जाता है। अतः इन चीज़ों को जो बारीकी से समझता हो और इनके लिए अच्छा अनुभव रखता हो, वैसे अधिवक्ताओं से आप कानूनी सलाह लेकर के उसका प्रो और कॉन्स जान करके आप आगे बढ़ सकते हैं।
आप परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यदाकदा आप किसी तरह से ज़मीन विवाद में पड़ भी जाते हैं तो धैर्य रखें और अपनी जानकारी एकत्रित करें और फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ें। लेकिन होता यह है कि अक्सर छोटी छोटी बातों में भाई भाई लड़ जाते हैं और वह फिर एक अन्य अपराध को जन्म देता है। अन्य तरह के कई तरह का जो आपको विवाद होते हैं, खास करके क्रिमिनल केसेस शुरू हो जाता है, जिसमें थाना का रोल स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा मानना है कि ज़मीन विवाद में थाना का रोल बहुत सीमित है, पुलिस का रोल ही बहुत लिमिटेड है। उसका एक यही जिम्मेदारी होती है कि जहां भूमि विवाद होता है वहां पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए वहां का माहौल नहीं बिगड़े, तो वहाँ तक ही उनकी जिम्मेदारी होती है। न तो वो किसी ज़मीन के कागजात से संबंधित चीज़ों का फैसला कर सकता है और ना ही हक और पोजीशन से संबंधित। लेकिन अक्सर लोग दलालों के चक्कर में थाना जा कर के अपना बहुमूल्य समय व्यतीत करता है और आर्थिक दोहन करवाता है। तो मेरा यह सलाह है कि पहले आप विवाद में न पड़ें और विवाद अगर हो भी जाता है तो संयम से एक सही लीगल स्ट्रेटजी बना करके ही आगे बढ़ें, तो आप कम उलझन में पड़ेंगे, अन्यथा आपका रोजी रोटी और समय बर्बाद होगा। एक मेरा अंतिम सवाल है कि आजकल चकबंदी के नाम पर गांव घर में काफ़ी भूमि विवाद बढ़ गया है। लोग थाना, पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में तुरंत आ जाते हैं। इस तरह के समस्याओं को निपटने के लिए किस तरह की कानूनी एहतियात बरतने की ज़रूरत है? तो जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है इसमें, इसका आंसर आपने दे दिया है। मैंने कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस के चक्कर में नहीं पड़े और इसको शांतिपूर्वक और आपस में मिलजुल करके भूमि विवाद को निपटाए हैं, पारिवारिक विवाद जो इसको निपटाए हैं। लेकिन जो चकबंदी है, जो चकबंदी में जो भूमि विवाद है, चकबंदी क्या है, इसको ज़रा आप थोड़ा हमारे दर्शक को विस्तार से समझाएं। यह बहुत ही खास प्रश्न है और आजकल अगर आप अपने क्षेत्र में जाते हो तो ये बहुत ही सुनने को मिलता है कि कंसोलिडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, चकबंदी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। बहुत लोग को सही जानकारी नहीं होती है, उस उपापोह में कई गलत कदम भी उठा लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती है जो उनको विवाद का रूप में परिवर्तित कर देता है। वस्तुतः बिहार का जो लैंड होल्डिंग्स है बहुत छोटे छोटे चीज़ों में बटा हुआ है और अन्य क्षेत्र जैसे हरियाणा वगैरह की तरह अगर तुलना करें तो कंसोलिडेशन नहीं होने के कारण छोटी छोटी भूमि का टुकड़ा एक ही अगर आप ज़मीन मालिक का देखें तो अलग अलग स्थानों पे होता है। अतः सरकार ने कई बार ये निकाला है, नोटिफिकेशन किया है कंसोलिडेशन प्रोसेस का, लेकिन ये कई बार नोटिफिकेशन निकालने के बाद भी बीच में ही कोलैप्स कर जाता है और ये कार्य पूरा नहीं होता है। वस्तुतः इसमें ये होता है कि जैसे ही नोटिफिकेशन शुरू होता है तो जो इनका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत खान पूर्ति का एक जो टीम गठन होता है वो आपके मौजे अपने गांव में जाएंगे, या तो शिविर के माध्यम से या आपको जो एक सामूहिक जानकारी दे करके आपसे जानकारी उपलब्ध कराएंगे और जो आपका पुराना दस्तावेज है उसका एंट्री वो करते हैं। बेसिकली इसका मेन रोल है कि आपके सारे कागजात का एंट्री करना और आप की सारी बातों को और अभी सिर्फ पटल पे रखना, वो कोई निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी किसी तरह का शिविर वहाँ आता है या कंसोलिडेशन का प्रोसेस शुरू होता है तो आपको जितनी सही जानकारी है और आपके पास जो उपलब्ध कागजात हैं उनको लेकर के आप अपनी सारी चीज़ें एक आवेदन के रूप में उसे प्रस्तुत करें और सारी चीज़ें उन्हें बताएं। फिर आपको ये मौका मिलेगा कि जहाँ कहीं भी आपको आपत्ति होती है दस्तावेज से संबंधित या किसी तरह की बातों से, तो आप अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। और ये सारे प्रोसेस एक लंबी प्रक्रिया होती है और उसके तहत जब इसका फाइनल सेटलमेंट होता है, एक फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार होकर के पब्लिश्ड होता है, तब भी आपको मौका मिलता है अपने आपत्ति को दर्ज कराने के लिए।
इसीलिए आपको बीच में हताश होने की ज़रूरत नहीं है। मेन इसमें कारण है जो आपके सारे कागजात को सही ढंग से आज कंप्यूटरीकृत करना, या उसको एक खानापूर्ति जो एक उस हिसाब से एक रजिस्टर तैयार होगा, उसका एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है। तो आप सही रूप से उसकी जानकारी दें। लेकिन होता अलग है, एक बार बार इस तरह की विवाद खड़े हो जाते हैं कि पुराने जैसे कोई खतियान की कागजात लेकर के गांव में आ जाता है, और फिर किसी के पास जो ज़मीन उसके हक का है और उसके हिस्सेदार में है या उसके पोजीशन में है, उससे लड़ाई शुरू कर देता है, और बिना जानकारी के वो लड़ाई बहुत आगे बढ़ जाती है, जिसमें मूलतः 4 रूप से दोहन होता है। एक पहला विवाद शुरू होने के साथ पहले थाने का चक्कर लगता है। उस थाने में आप पहले बुरी तरह से दोहन किए जाएंगे, और फिर उसके बाद आपको कागज़ निकालने के नाम पे दोहन किया जाता है। फिर बाद में गलत कानूनी विवाद में जाकर के कोर्ट कचहरी का चक्कर लगता है। इसलिए इसमें भी मैं यही सलाह दूंगा कि धैर्य से पहले आप अपनी सारी जानकारी खुद जुटाएं, फिर उस जानकारी को जब शिविर लगता है या वहाँ के जो खानापूर्ति टीम आते हैं तो उसको अपनी सारी जानकारी दें। और उसके बाद अभी अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो आप अपने सारी बातों को, जितनी भी आपके ऊपर प्रश्न उठता है आपके ज़मीन से संबंधित, वो सारी चीज़ों को आप सक्षम जो पदाधिकारी है उसको आवेदन के द्वारा दे करके उसका निपटारा किया जा सकता है। आज के खबर में बस इतना ही। यदि ये न्यूज़ आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप इस समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारी न्यूज़ चैनल से जुड़ी रहें। धन्यवाद।